Student, I welcome you here. A intermediate chemistry unit 3rd chapter name वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि पिछले चैप्टर यूनिट 1 और यूनिट 2 को अभी तक नहीं देख पाए हैं, वह चैनल पर जा करके उन सभी यूनिट के पार्टों को चेक करें और कॉपी में हर बिंदु को नोट कर लें और अच्छे से कंप्लीट करें। यूपी बोर्ड की तैयारी करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट 1 है। आइए हम लोग आगे बढ़ें। देखें, वैद्युत रसायन ये क्या है? रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। कंप्लीट यानी चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री माने केमिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदला जाए, रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाए, तो ऐसी परिघटनाएं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं। आप सेलों को देखे होंगे, शुष्क सेल जो होते हैं, ईंधन सेल या गैल्वेनिक सेल, वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो वह रसायन जहाँ पर विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन कहते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके टार्च का जो सेल होता है या फिर घड़ियों के जो सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती रहती है। ठीक है, तो इसमें आइए फोकस करें हम। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन माने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आप पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ से एक बार पुनः समझें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और रिडक्शन अभिक्रिया। यू लुक हियर। देखें, किसी मेटल, कोई भी यदि हम मेटल लेते हैं या धातु, तो उस धातु के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो हम लोग बोलते हैं इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा 2Mg, जब 2Mg ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2MgO बना रहे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम से जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। उसी प्रकार से यदि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन का, तो ये एल्यूमिना बना लेगा, 2Al2O3। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन Al से जुड़ गया। यानी किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना हम लोगों का क्या कहलाता है? ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो सोडियम परमाणु है अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, +E, इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस संतुलित हो गया। यानी जो सोडियम धातु है, सोडियम आयन में बदल कर एक इलेक्ट्रॉन यह क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला बिंदु है अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा अपचयन। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज कर दे, ऐसी धात्विक कोई यौगिक हो जो ऑक्सीजन को मुक्त कर दे, ऑक्सीजन उसमें से हट जाए, उनको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यदि हम रिएक्शन कार्बन से करा दिया, ठीक, तो कार्बन क्या किया? यह कार्बन ऑक्सीजन से ज्वाइंट होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड CO बना लिया और Mg को अलग कर दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड
जब कार्बन से अभिक्रिया किया तो यह जो कार्बन है इस ऑक्सीजन को रिड्यूस्ड कर दिया, इसको हटा दिया, ये CO अलग हो गया, Mg अलग। तो ऐसे धात्विक यौगिक जिसमें से कि ऑक्सीजन हट जाए, ऐसे अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। और इन अदर है, हम यह कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन का उल्टा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है, उन्हें हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये जो क्लोरीन परमाणु है, हाफ क्लोरीन परमाणु 2 से 2 कट जाएगा, यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में बदल रहा है। देखें, क्लोराइड आयन में बदल गया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें उनको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे Cu2+ है, यह कॉपर 2+ आयन, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और कॉपर में बदल गया। कॉपर ये धातु है, ये आयन, ठीक। तो कॉपर 2+ ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु में चेंज हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारा अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसके लिए हम कोई एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में एक राड यानी कोई भी धातु का छड़ रख देते हैं, ठीक। तो और यह जो हम लोग पात्र लिए हैं, इसमें हमें किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को मिलाना है। कोई वैद्युत अपघट्य विलयन डालते हैं इसमें। तो वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, यानी कोई ऐसा पदार्थ हम वाटर में, जल में मिलाएं जिसमें कि विद्युत धारा का फ्लो हो सके, विद्युत धारा का प्रवाह हो, तो ऐसे पदार्थों को वैद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी वैद्युत अपघट्य कोई विलयन हम लेते हैं, इसमें उस छड़ को रख देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जो हम छड़ इस विलयन में लगाएंगे उसी छड़ का माने वैसा ही सॉल्यूशन हमें इसमें रखना है, ठीक। जैसे हम कॉपर की छड़ यहाँ पर रखते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें डालेंगे, यदि जिंक की छड़ है तो जिंक सल्फेट का विलयन डालते हैं। तो यह याद रखें कि ऐसे छड़ को हमें कंटेन इसमें रखना है जिसमें कि उसी छड़ का विलयन इस पात्र में लिया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, छड़ पर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो नेगेटिव आएगा, करेक्ट। छड़ पर या तो धन आवेश आएंगे या तो ऋण आवेश आएंगे, और इन्हीं आवेशों से वहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर विलयन और छड़ के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। देखें, विभव जो होता है, प्रति एकांक आवेश में 2 बिंदुओं के बीच किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो आवेश से यहाँ पर रिलेटेड है, यहाँ पर ऋणावेश और यहाँ विलयन में धन आवेश यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यदि यह जो छड़ है, यह जो राड है, इलेक्ट्रोड है, इसमें से यदि धन आवेश यदि इस विलयन में आते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि धन आवेश प्लस विलयन इस छड़ से चले आ रहे हैं, इस सॉल्यूशन में छड़ से धन आवेश हमारे विलयन में आ रहे हैं, तो इस छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ठीक। और जस्ट इसके अपोजिट में यदि ऋण आवेश इस विलयन में आते हैं तो इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस छड़ पर धन आवेश या ऋण आवेश आ जाता है, तो इस वैद्युत अपघट्य विलयन और छड़ के बीच एक विभवांतर, आवेशों के चलते विभवांतर क्रिएट होता है, और इसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को ई से व्यक्त किया जाता है, ठीक। और वैसा ही यहाँ पर हम दिखाए हैं, इसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं, या तो ऑक्सीडेशन या तो फिर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की स्थिति में वह जो धातु है
उस धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, छोड़े जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई हम मेटल है, धातु है, इससे N प्लस इलेक्ट्रॉन, N प्लस आवेश इस पर आ जा रहा है और Ni इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और वह जो आवेश हैं वह इस विलयन में लगातार आ रहे हैं और इस पर धातु पर निगेटिव चार्ज हो रहा है, ऋणायन आवेश आते जा रहे हैं। तो धनायन और ऋणायन आवेश के चलते यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। नोट कर लें इसे। अगले पॉइंट पर चलिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव देखा। तो जो हम यदि विलयन लेते हैं उस कंटेनर में, पात्र में, उसकी सांद्रता 1 हो जाए, उसकी सांद्रता 1 रख लें या उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर चेक कर ले, 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पर किसी धातु को की छड़ को उसके किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबाया जाए तो उस धातु की सतह पर धनायन या ऋणायन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अभी देखा था कि उस पर या तो धनायन होंगे या तो ऋणायन। यदि ऑक्सीडेशन होगा तो उस पर ऋणायन होंगे, यदि रिडक्शन होता है तो उस पर धनायन होंगे। तो इस कारण से धातु और आयनों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से व्यक्त करते हैं, E0 से। ठीक, वो धातु है, उस धातु से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ पर जो आयन है, जो आवेश है, वो उस विलयन में लगातार आते जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पर जुट रहे हैं यानी कि आवेश इस विलयन में आता है और उस धातु की छड़ पर लगातार उतना ही ऋणायन उत्पन्न होता जाता है। तो इसके चलते धनायन और ऋणायन आवेशों के चलते वहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते थे। लेकिन यदि यह जो सॉल्यूशन हम लोग इस पात्र में रखे हैं, इसकी सांद्रता यदि 1 मोलर हो जाए तो इसको हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 से व्यक्त करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लें यूपी बोर्ड की दृष्टि से। अगला पॉइंट फोकस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नर्स्ट समीकरण। देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम नर्स्ट था और जिन्होंने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच एक संबंध का समीकरण दिया। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच एक संबंध का एक फार्मूला दिया, एक समीकरण दिया। इसी समीकरण को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, नर्स्ट समीकरण कहते हैं। उन्होंने क्या वो समीकरण दिया था, देखें यहाँ पर स्पष्ट है। इलेक्ट्रोड बराबर यहाँ पर E यानी इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल टू E0 माने मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303 RT बटे NF इंटू log P/R, log P/R। ठीक, P क्या है, प्रोडक्ट है, R क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक, जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पर ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में देखिए आपका ये रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं और ये क्या है, रिएक्टेंट। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 माइनस 2.303 RT बटे NF इंटू log P/R। अब इसमें E को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव,
अभी देखा था। और ई नॉट को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक। और आर को क्या है, गैस स्थिरांक है। आर गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 8.314 रखी जा सकती है। और टी टेम्परेचर है जिसका मान 298 केल्विन यानी 25 अंश सेल्सियस रखा जाता है। और पी क्या है, उत्पाद प्रोडक्ट है। आर क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये फार्मूला नोट कर लें, यही नर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर देखेंगे एफ को बोलते हैं फैराडे, फैराडे स्थिरांक। इसका मान कितना होता है, 96,500 कूलम, 96,500। और यन क्या है, यन क्या है, यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, चाहे उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं अथवा त्यागे जाएं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। यदि इस समीकरण में, यही नर्स्ट इक्वेशन है, यदि इस समीकरण में हम इनकी वैल्यू रखें, आर का मान 8.314 रखें, टेम्परेचर 298 रखें और एफ का मान 96,500 रखें, तो ऐसा करने पर हमें एक और समीकरण प्राप्त होगा, देख लें, ठीक। इनकी वैल्यू उपर्युक्त समीकरण में रखने पर इसको कैलकुलेट करके यह देखा गया कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/n इंटू log p/r, ये फार्मूला है। इससे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 इंटू log p/r/n, तो नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, देखें, वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। देखें, अभी बताया गया कि ऐसा विलयन जिसमें कि कोई ऐसा पदार्थ मिला हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो उसे हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाया जाता है जिसमें विद्युत धारा का फ्लो हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो। कोई ऐसा सॉल्यूशन ले जिसमें कोई माने कोई, जैसे मान लीजिए वाटर लेते हैं, वाटर में कोई ऐसा पदार्थ मिला दे जिससे कि करंट फ्लो होने लगे, तो उसको हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जिसमें करंट का फ्लो ना हो, विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। और विद्युत धारा के इस प्रवाह को वैद्युत अपघटनी चालन कहा जाता है, ठीक। विद्युत धारा के इस प्रवाह को वैद्युत अपघटनी चालन कहा जाता है। आइए आगे हम लोग चालकता की कैलकुलेशन करें। देखें, यदि हम कोई एक पात्र लिए हैं और इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड हमने लगाया, दो इलेक्ट्रोड लगाया है, एक एनोड और दूसरा मान लीजिए कैथोड, यदि लगाया है, इसमें रखा है, और इनके बीच की यह जो डिस्टेंस है L सेमी हो, इनके बीच की जो दूरी हो L सेमी हो, और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल हो इन इलेक्ट्रोडों का A हो, A वर्ग सेंटीमीटर, ACM। यदि हम दो इलेक्ट्रोड लें और इनके बीच की दूरी L सेंटीमीटर रखें और इनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होगा A, उन क्षेत्रफल को यदि हम A वर्ग सेंटीमीटर माने, तो यहाँ से एक सूत्र फार्मूला जनरेट होगा। जो यह सॉल्यूशन है इसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध है, प्रतिरोध इस लंबाई के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू दी L, इसमें इस विलयन में जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा वह समानुपाती L के, समीकरण नंबर 1। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/A, यानी R क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। और
प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को जब हम लोग सबमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू द L बाई ए के हो जाएगा। R इज प्रोपोर्शनल टू द L बाई ए के। ठीक, अब इसको आगे कन्वर्ट करेंगे तो R बराबर रो इंटू एल बाई ए। यदि यहाँ प्रोपोर्शनल को हटा करके हम इक्वल में लाएं तो R बराबर रो इंटू एल बाई ए। रो को क्या बोलते हैं, रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। ये रो है, इसको विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। एक फार्मूला जनरेट होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। और नेक्स्ट पॉइंट होता है इसी में चालकत्व, कंडक्टेंस, चालकत्व। देखें, प्रतिरोध जो R होता है, R के व्युत्क्रम को हम लोग कंडक्टेंस यानी चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को G, कैपिटल G से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। इसे G से व्यक्त करते हैं। G बराबर 1/R होता है, इसका ये फार्मूला है। G बराबर 1/R, 1/R के या तिर्यक गुणा करेंगे तो R बराबर 1/G हो जाएगा। और इसके पहले जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, अब इसमें हम मान रखेंगे इस चालकत्व का। देखिए, G बराबर 1/R, R बराबर 1/G। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला पहले से हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पर R बराबर रो इंटू एल बाई ए, रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसमें हम मान रखें R के स्थान पर 1/G को रखते हैं तो क्या होगा, 1/G इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा जैसे ही करेंगे तो G इंटू रो इंटू एल बराबर ए के। देखें, G इंटू रो इंटू एल बराबर ए, तो G इज इक्वल टू क्या होगा, ए बटे रो इंटू एल। ठीक, G बराबर ए बटे रो इंटू एल। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रो को अलग कर सकते हैं, 1 रो इंटू ए बाई एल लिख सकते हैं। तो ये जो 1/रो है इसको कप्पा के कहते हैं। 1/रो को कप्पा के से प्रदर्शित किया जाता है। इसे के को हम लोग विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। 1/रो को कप्पा के से, जिसे विशिष्ट चालकता कहा जाता है। तो इस फार्मूले में 1/रो के स्थान पर के रखिए, के रख करके तिर्यक गुणा किया जाए इसमें। ठीक, इसके स्थान पर के इंटू ए बाई एल हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू ए बराबर जी गुणित एल। यहाँ देखें, जी गुणित एल, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी गुणित एल बटे ए। एक फार्मूला सेटअप हुआ, विशिष्ट चालकता के इज इक्वल टू जी गुणित एल बाई ए। जी क्या है, जी चालकत्व है, एल लंबाई है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, इसके मात्रक को हम लोग निकाल लें। देखें, फार्मूला वही था, कप्पा के इज इक्वल टू जी गुणित एल बाई ए। जी बराबर 1/R पहले ही था, जी बराबर 1/R, तो जी के स्थान पर 1/R रखिए, 1/R। के इज इक्वल टू 1/R इंटू एल बाई ए। इसका मात्रक नोट करें। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर भी रख सकते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेमी या वर्ग मीटर भी रख सकते हैं। तो इनको काटने पर ओम इनवर्स, ओम टू द पावर -1 इंटू सेंटीमीटर घाते -1 या प्रति ओम इंटू प्रति सेंटीमीटर इस विशिष्ट चालकता का मात्रक है। इसका मात्रक साइमन्स भी होता है। यस आई में इस विशिष्ट चालकता का मात्रक यस, साइमन्स जिसे कहते हैं यस होता है।
देखें, जो चालकत्व जी है, चालकत्व यदि जी का मात्रक चालकत्व जी का मात्रक यदि एस हो, एस फॉर साइमंस, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक हम लोग यहाँ पर निकाल लें 1/r, 1/r। इसको हम लोग एस यानी साइमंस में व्यक्त करेंगे, क्योंकि 1/r को हम लोग जी कहते हैं, जी चालकत्व, और चालकत्व का मात्रक यस होता है, यस फॉर साइमंस। तो क्या हो जाएगा, साइमंस इंटू सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर जब काटेंगे तो यहाँ पर आएगा साइमंस इंटू सेंटीमीटर घाते -1 या साइमंस पर मीटर। ये विशिष्ट चालकता के का मात्रक होगा। तो विशिष्ट चालकता का यहाँ पर डिफिनीशन हम लोग निकाल सकते हैं इसके फार्मूले से। सूत्र क्या होता है, कप्पा के विशिष्ट चालकता बोलते हैं बराबर जी इंटू एल बाई ए, जी इंटू एल बाई ए। यदि इसमें एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर रख लें, क्षेत्रफल की भी वैल्यू 1 सेंटीमीटर 1 वर्ग सेमी रख लें, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी गुणित 1/1। काटेंगे तो के बराबर जी, के बराबर जी, जी को बोलते हैं चालकत्व। अर्थात यदि दो इलेक्ट्रोडों को रखें किसी सॉल्यूशन में, तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर रखा जाए और क्षेत्रफल भी 1 वर्ग सेंटीमीटर हम ले लें, तो यह जो विशिष्ट चालकता है वह चालकत्व के बराबर हो जाएगा। ठीक, 1 वर्ग सेमी हो तो विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकत्व है वह विशिष्ट चालकता कहलाती है। विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकत्व माने जी, उसको हम लोग विशिष्ट चालकता के कहते हैं। अर्थात यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेमी और क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर रखें, तो ऐसी स्थिति में उस विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकत्व जी है वहीं उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा के कहलाता है। नोट कर लें। सो स्टूडेंट, थैंक यू।